नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, हमारा चैनल इंडिया का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म चैनल है जहां पर आपको यूपीएससी आईएएस प्री की तैयारी हिंदी माध्यम में करवाई जा रही है। उसी क्रम में आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी। क्लास 6 हम बिल्कुल कंप्लीट करवा चुके हैं और क्लास 7 का पहला अध्याय हम कंप्लीट करवा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम क्लास 7 का दूसरा अध्याय लेकर के आए हैं, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। यानी कि दोस्तों, हमारी पृथ्वी गतिशील ग्रह, ये बात तो आप लोग जानते हैं। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर और बाहर भी निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से मिली है? इन्हीं सारी चीज़ों पर हम आज के प्रश्नों को लेकर के आए हैं और अंदर सारे प्रश्नों पर इन्हीं सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप इसका चित्र या कुछ शेयर कर सकते हैं, लिंक वगैरह, जिससे जो स्टूडेंट यूपीएससी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और वो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकेंगे। ओके दोस्तों, आप लोगों के टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? परपट्टी कहलाती है, ऊपरी परत कहलाती है, मेंटल कहलाती है या क्रोड कहलाती है? तो पहले तो मैं देखिए, ये आपकी पृथ्वी है, ये हमारी भूमि पृथ्वी की सतह है। तो यहाँ पर देखो विभिन्न स्थलाकृतियाँ होती हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, ओके दोस्तों, चट्टानें होती हैं, मरुस्थल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर ये जरा पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत के विषय में बात कर रहा है। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? परपट्टी कहलाती है, ऊपरी परत, मेंटल या क्रोड? तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी जो परत होती है वो परपट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? परपट्टी। दोस्तों, इसके संदर्भ में एक चीज़ आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारी जो पृथ्वी है ना, जस्ट एज प्याज है, प्याज के छिलके जिस तरीके से उतरते हैं ना, उसी तरीके से हमारी पृथ्वी की परतें हैं। आगे मैंने इमेज लगाई हुई है, उससे और आप आसानी से समझ पाएंगे। यानी कि एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बनी हुई है। और दोस्तों, जो आपकी परपट्टी है, ये सबसे पहली पतली परत होती है। क्या होती है? सबसे पहली पतली परत है ये आपकी। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत यानी परपट्टी प्रॉपर्टी की महाद्वीपों एवं समुद्री सतह में मोटाई बताएं। महाद्वीपों में 30 किलोमीटर तक है एवं समुद्री सतह में 10 किलोमीटर तक, या महाद्वीपों में 35 किलोमीटर, समुद्री सतह में 5 किलोमीटर, या महाद्वीपों में 15 किलोमीटर, समुद्री सतह में 12 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारी जो पतली परत है, परपट्टी जिसे बोलते हैं, वो महाद्वीपों में तो दोस्तों उसकी मोटाई 35 किलोमीटर तक होती है। ओके दोस्तों, और अगर बात करें समुद्री सतह में, तो समुद्री सतह में उसकी मोटाई मात्र आपकी 5 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन दूसरा सही है। और लास्ट टाइम मैं इन सारी चीज़ों को चित्र से भी आप लोगों को समझा दूंगा। देखिएगा जब तक। प्रश्न नंबर तीसरा, देखिए, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत यानी परपट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो निकल एवं लोहे की बनी होती है। तो देखिए दोस्तों, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि महाद्वीपियों की जो मैंने आप लोगों को बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि महाद्वीपों में जो परपट्टी होती है उसकी मोटाई 35 किमी होती है, यानी कि 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। कहाँ तक पाई जाती है दोस्तों? 35 किमी। देखिए, महाद्वीपों में 35 किमी और समुद्र में 5 किलोमीटर, ये मैं आप लोग को बता चुका हूँ। तो देखिए, महाद्वीपों में संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिज पदार्थों की बनी होती है, ये बात सही है। जैसे दोस्तों, एक सिंबल के अकॉर्डिंग हम लोग रट सकते हैं, जैसे सिलिका और एल्यूमिना के लिए इसे Cl भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? Cl। यहाँ दोस्तों Cl से क्या मतलब है? Cl यानी कि C का मतलब है सिलिका। क्या दोस्तों? C का मतलब है सिलिका और L का मतलब है एल्यूमिना। और सिलिका का क्या होता है? Si। और एल्यूमिना का क्या होता है? आप लोग जानते होंगे Al, यानी कि SiAl, यानी कि सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है महाद्वीपीय संहति। अब महासागरों की बात करें, महासागरों की प्रकृति मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, यानी कि सिलिका का Si और मैग्नीशियम का Ma, यानी कि जस्ट इसे सीमा कह सकते हैं।
ओके दोस्तों, उसी प्रकार पृथ्वी की आंतरिक परत को जो क्रूड कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हमारी पृथ्वी की प्याज के अकॉर्डिंग परतें होती हैं, जो सबसे आखिरी परत कहलाती है वो क्रूड कहलाती है, जो हमारी निकेल एवं लोहे की बनी होती है। और इसे अगर हम याद करना चाहें तो इसे निफ़ी भी कहते हैं, NiFe। निफ़ी का मतलब Ni से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, Ni का मतलब होता है निकेल और Fe का मतलब होता है फेरस, यानी कि किसकी बनी होती है, फेरस और निकेल की बनी हुई होती है। जरा सा भी कंफ्यूज होने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। सिलिका और एल्यूमिना का मतलब हो गया Si और Al, और सिलिका और मैग्नीशियम का मतलब हो गया SiAm। और दोस्तों पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है क्रोड, जो है वो आपकी निकेल और फेरस की बनी हुई होती है। ध्यान रखिएगा, महाद्वीप वाली जो है वो सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है, और महासागरों वाली सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। और पृथ्वी की सबसे आंतरिक सतह आपकी मैंने बता दिया आप लोगों को, ये निफ़ी यानी कि फेरस और आपके निकल से मिलकर के बनी होती है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमारे तीनों ही कथन सत्य हैं, यानी कि उपरोक्त सारे कथन यहाँ पर सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सही क्रम क्या है, यानी पृथ्वी की इस तरीके से जो प्याज दर प्याज जो परतें उतरती हैं, तो सबसे लास्ट में कौन सी पड़ती है वो सही क्रम बताना, सबसे पहले कौन सी पड़ती है। प्रॉपर्टी पड़ती है पहले, या मेटल या बाहरी कोण या आंतरिक कोण, या फिर मेटल प्रॉपर्टी या बाहरी कोण या आंतरिक कोण, या प्रॉपर्टी या मेंटल आंतरिक कोण या बाह्य कोण, निम्नलिखित में से कोई नहीं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे पहले प्रॉपर्टी पड़ती है। ओके दोस्तों, प्रॉपर्टी पड़ती है, उसके बाद मेंटल पड़ती है, फिर बाह्य कोण पड़ता है, फिर आंतरिक कोण पड़ता है, यानी कि ये जो क्रम है बिल्कुल सही है। और अभी आप चित्र से पूरी चीज़ें समझ जाएंगे। देखिए, पृथ्वी के आयतन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों एक सर्किल बना लें, और आयतन क्या होता है, यहाँ से लेकर के अगर हम इस पूरे को नापे तो ये आयतन कहलाएगा, और ओनली यहाँ से नापे ओनली, यानी कि सर्किल हो और इसकी यहाँ से इसको नापा जाए, प्रकार रख करके पूरा घेरा बनाया जाए, तो ये इसकी त्रिज्या कहलाती है, इसे रेडियस भी कहते हैं। यहाँ की बात कर रहा है पृथ्वी के आयतन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, पृथ्वी के आयतन का 2% हिस्सा प्रॉपर्टी का है। दोस्तों यही कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि पृथ्वी के आयतन का 1% हिस्सा प्रॉपर्टी का है। पृथ्वी के आयतन का 84% मेंटल का है, और आयतन का 15% हिस्सा क्रोड का है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे पतली परत और सबसे ऊपरी भू प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट बोलते हैं, फिर उसके बाद मेंटल जो मैंने आप लोगों को बता दिया, उसके बाद तीसरे नंबर पर आपकी क्या आती है, बाह्य कोण आता है, और लास्ट में आता है आपका आंतरिक कोण। ओके दोस्तों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं आंतरिक कोण यहाँ पर आ रहा है। और देखिए, महाद्वीपों में और महासागरों में दोनों में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कितनी कितनी गहराई होती है। एक जगह होती है इनकी 35 किलोमीटर की, और दूसरी जगह होती है इनकी 15 किलोमीटर की। ओके दोस्तों, ये देखिए प्याज नुमा है, ये आपकी भू प्रॉपर्टी देखिए। फिर और दूसरी क्या कहलाता है, आवरण जो कह दिया हमने, जिसे मेंटल कहते हैं। तीसरे नंबर पर क्या है, ये दोनों केंद्रीय भाग एक ही चीज़ है, पर ये बाहरी भाग है और इसका आंतरिक भाग है, यानी कि बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। ओके दोस्तों, दोनों को मैंने यहाँ पर दर्शा दिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हमें पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना है तो कितने किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने की, तो पृथ्वी का केंद्र ये है आपका जो आंतरिक कोण कहलाता है। अगर यहाँ तक पहुंचना है तो हमें कितनी गहराई तक खोदना होगा, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। 5000 किलोमीटर तक, 6000 किलोमीटर तक, 7000 किलोमीटर तक, 8200 तक। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर हमें पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना है तो हमें 6000 किलोमीटर तक खोदना होगा, जो कि दोस्तों इम्पॉसिबल है। ओके दोस्तों, अब आ जाता है 7वां प्रश्न। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है, भारत में, दक्षिणी अफ्रीका में, पाकिस्तान में, चीन में। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी खान आपकी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तथा इसकी गहराई लगभग 4000 यानी कि आप कह सकते हैं 4 किलोमीटर तक की गई है। कहाँ तक की गई, 4 किलोमीटर तक की गई है। और ये जो खान है आपकी गोल्ड माइन है। कौन सी गोल्ड माइन, यानी कि सोने की खदान है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात और आप लोग बता देता हूँ दोस्तों, तेल की खोज में इंजीनियरों ने मात्र 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। 6 किलोमीटर से ज़्यादा गहराई तक अभी खोदा नहीं जा सका है। ओके दोस्तों, जबकि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए 6000 किलोमीटर तक पहुंचना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8वां, शैल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पृथ्वी पर विभिन्न शैल होती हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई यहाँ पर। ये देखिए भू प्रॉपर्टी, फिर आवरण, फिर बाह्य आवरण, फिर ये हर एक चीज़ अलग अलग की बनी हुई होती हैं। ये शैल कहलाती हैं, जिनसे पत्थरों का भी निर्माण होता है। तो दोस्तों
प्रश्न क्या कह रहा है कि शैल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों की बनी होती है, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बता दिया। देखिए, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी प्राकृतिक पिंड को शैल कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी बनती है वो विभिन्न खनिज पदार्थों के मिलने से बनती है, और खनिज पदार्थों के प्राकृतिक पिंड शैल कहलाते हैं। शैल विभिन्न आकार के हो सकते हैं, रंग के हो सकते हैं, और उनका गठन भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ये बात भी सही है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आग्नेय, एक होते हैं अपसादी और एक कायांतरित। बिल्कुल, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन सही हैं। तो देखेंगे उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 9, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इससे बने शैल को क्या कहा जाता है। देखिए, जब ज्वालामुखी उद्गार फटता है और वहाँ से जब मैग्ना निकलता है, ओके दोस्तों, मैग्ना यानी कि लावा निकलता है, तो ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तो इससे बने जो शैल बनते क्या कहलाते हैं। आग्नेय या इग्नियस सेल, अपसादी या सेंडिमेंट्री सेल, या कायांतरित या मेटामॉर्फिक सेल, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो लावा निकलता है ठंडा होकर ठोस हो जाता है वो अग्नेय सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्नेय या इग्नियस सेल कहा जाता है। देखिए, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अग्नि होता है। देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अग्नि होता है। देखिए, इसका पहला ऑप्शन इग्नियस, लैटिन शब्द इग्नियस से बना है, इसका शब्द अग्नि होता है, इसका अर्थ अग्नि होता है। या फिर सेंडिमेट्री, लैटिन शब्द सेंडिमेटम से बना है, इसका अर्थ अग्नि होता है। या मेटामॉर्फिक, ग्रीक शब्द मेटामॉर्फिस से बना है, इसका शब्द अग्नि होता है, इसका अर्थ अग्नि होता है। उपरोक्त सभी दे रखे हैं वो गलत दे रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, इग्नियस यानी कि अग्नि सेल जो होते हैं, ये लैटिन शब्द इग्निस से बना है, इसका अर्थ जो होता है ना दोस्तों, इसका ही अर्थ अग्नि होता है। अब बात करें दूसरा सेंडिमेंट्री। सेंडिमेंट्री जो आपकी अपसादी सेल है, ये भी लैटिन शब्द सेंडिमेटम से बना है। अगर इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है स्थिर रहना। स्थिर क्या है? स्थिर। अब आता है तीसरा मेटामॉर्फिक, जिसे कायांतरित सेल भी कहा जाता है। तो ये ग्रीक शब्द मेटामॉर्फिस से बना है, जिसका अर्थ दोस्तों, अगर अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, यानी कि रूप बदलना। ओके दोस्तों, क्या कहलाता है? रूप परिवर्तन। उम्मीद है यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना 10वें 11वें नंबर का प्रश्न। देखिए, जब लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है एवं तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। देखिए, लावा निकला तो अग्नि शैल तो है ही है, और अग्नि शैल के 2 भाग होते हैं, एक होते हैं अंतर्वेदी और एक होता है बहिर्वेदी। तो जब लावा निकल के पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है और तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो इसे क्या कहेंगे? अंतर्वेदी कहेंगे, बहिर्वेदी कहेंगे, अपसादी कहेंगे, या कायांतरित कहेंगे। कायांतरित में तो दोस्तों रूप परिवर्तित होता है। अब देखिए क्या कहा जाएगा। दोस्तों, जब लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल करके सतह पर आता है और तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, वो बहिर्वेदी कहलाता है, यानी कि बाहर की तरफ बिखर के ठंडा हुआ। और दोस्तों, इसी प्रकार एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, जो आपकी बहिर्वेदी अग्नाशय शैल है, इसी से ही आपके बेसाल्ट का निर्माण हुआ। दक्कन का पठार इसी शैली का है। ओके दोस्तों, और देखिए दोस्तों, जब द्रवित लावा कभी कभी आपकी भू प्रॉपर्टी के अंदर ही गहराई से ही ठंडा हो जाता है, गहराई में ही जो उसकी, यानी कि बाहर नहीं आ पाता और उसके अंदर की गहराई में ही ठंडा हो जाता है, तो वो कहलाता है आपका अंतर्वेदी, यानी कि अंदर ही जो ठंडा होकर के जम गया वो अंतर्वेदी शैल कहलाती है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न पर 12वां। लेई, मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का प्रयोग होता है वह है बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट या चूना पत्थर। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, वो आपका ग्रेनाइट पत्थर होता है। यहाँ आप दानों का मतलब नहीं समझ पाएंगे, यानी कारतूस के अंदर जो चीज़ें डलती हैं, यानी कि बुलेट के अंदर मसाले, यानी कि तोप, गोला बारूद के लिए जो यूज़ में आते हैं, उनको चूर्ण बनाने के लिए जिस अपघर्षण पत्थर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो ग्रेनाइट होता है। आपका कौन सा होता है? ग्रेनाइट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, शैलों के संदर्भ में सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेल करते हुए कूट मिलान कीजिए। अब देखिए, कायांतरित सेल मैंने जस्ट बताया, जो रूप परिवर्तन हो जाता है वो कायांतरित सेल होती है। तो देखिए, कायांतरित सेल क्या होती है? अग्नेय व अपसादी सेल उच्च ताप व दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। किसमें हो जाती है? कायांतरित सेलों में, यानी कि रूप परिवर्तन कर लेती है। किसके कारण? उच्च ताप और दाब के कारण। ओके दोस्तों,
अब देखिए जीवाश्म क्या होते हैं। जीवाश्म के संदर्भ में मैं आप लोगों को बता दूं, शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के जो अवशेष होते हैं वो जीवाश्म कहलाते हैं। ओके दोस्तों, क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। अब देखिए अवसाद, अवसाद क्या होता है? देखिए जो सेल होते हैं वो लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। यही छोटे छोटे कण आपके अवसाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? जो छोटे छोटे कण होते हैं ना आपके, ये आपके अवसाद कहलाते हैं। अब बात की जाए दोस्तों अवसादी सेल की, तो देखिए दोस्तों पहले क्या बने? छोटे छोटे कण थे, वो अवसाद कहलाए। अब देखिए अवसाद जो हैं हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं, यानी कि इकट्ठा हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैल आपकी अवसादी शैल कहलाती है। ओके दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं दोस्तों अपना अगला प्रश्न, देखिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 14, लाल किला किस पत्थर का बना है एवं वह पत्थर किस शैल का उदाहरण है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए बेसाल्ट पत्थर का बना है, या बहिर्वेदी अग्नि शैल का, या ग्रेनाइट का, या अंतर्वेदी अग्नि शैल का, या संगमरमर का, या कायनांतरित शैल का, या बलुआ पत्थर का, या अवसादी शैल का? तो देखिए दोस्तों हमारे भारत का जो लाल किला है वो बलुआ पत्थर का बना है, और अगर शैल की बात की जाए तो अवसादी शैल होते हैं। और अगर यही प्रश्न में संगमरमर जो आपका ताजमहल है उसके संदर्भ में पूछ लूँ, तो दोस्तों संगमरमर का बना हुआ है हमारा ताजमहल, जो कि कायांतरित शैल है। कायांतरित शैल यानी कि रूप परिवर्तित करके बनने वाले शैल, यानी कि रूप परिवर्तित करके पत्थर क्या बना? संगमरमर, और उससे क्या बनाया गया? हमारा ताजमहल। और किस शैल का हुआ? वो कायांतरित शैल का। देखिए दोस्तों बेसाल्ट की बात करें, यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिए थे 4, इन चारों के विषय में आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखिए बेसाल्ट क्या होता है। देखिए बेसाल्ट जब मैग्मा निकलकर ठंडा होकर जम जाता है वह बहिर्वेदी अग्नि शैल होता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका। परंतु इसकी संरचना बहुत महीन दाने वाली होती है। किसकी होती है दोस्तों? बहुत महीन दाने वाली होती है। और दक्कन का पठार बेसाल्ट शैली का ही बना, यानी कि बहुत महीन दाने वाले। ओके दोस्तों, ग्रेनाइट की बात करें तो अंतर्वेदी, यानी कि दोस्तों अंतर्वेदी का मतलब समझिए अग्नाशय शैल के धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये अंदर ही जम जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, तो ये बड़े दाने का रूप ले लेते हैं। और इसी का उदाहरण ग्रेनाइट है। बड़े बड़े दाने होते हैं इसमें, उसका क्या उदाहरण है? ग्रेनाइट। अब देखिए संगमरमर क्या है। देखिए जिस प्रकार अग्नि और अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाते हैं, उसी प्रकार दोस्तों इसी क्रिया के द्वारा चिकनी मिट्टी स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए बलुआ क्या है। ये पत्थर रेत के दानों का बनता है जो अवसादी शैल के बने होते हैं। ओके दोस्तों, सारी चीज़ें हमने आप लोगों को समझा दी है, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15वां, शैल चक्र। शैल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन, शैल चक्र में सबसे पहली स्टेप मैग्मा आती है, फिर आग्नेय शैल आते हैं, फिर अवसादी आती है, फिर अवसादी शैल आते हैं। अवसाद आता है ओनली। तो ओके दोस्तों, अवसादी नहीं, अवसाद, फिर आते हैं अवसादी शैल, फिर कायनांतरित शैल, फिर दोबारा से मैग्मा। देखिए एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस क्रिया को शैल चक्र कहते हैं। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले मैग्ना होता है, आपका मैग्मा होता है, मैग्मा अग्नाशय शैलों में कन्वर्ट होता है, अग्नाशय शैल आपकी अवसाद में, अवसाद आपकी अवसादी शैल में, अवसादी शैल आपकी कायनांतरित शैल में, और जब इस पर दबाव पड़ता है तो ये दोबारा से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसे मैंने एक पीछे चित्र लगाया, उसके माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कथन तो दोनों ही सत्य हैं, पहला और दोनों, परंतु ये चित्र देखिएगा दोस्तों, देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। लाल लाल जो है मैग्मा है, ज्वालामुखी के उद्गार से या फटने पर मैग्मा निकल रहा है। देखिए दोस्तों, देखिए मैग्मा ठंडा होकर के अग्नि शैल बन जाता है, और ये अग्नि शैल छोटे छोटे टुकड़ों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। देखिए आप देख रहे हैं, जा भी रही है और आ भी रही है, और अवसादी शैल का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण कर लेती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होकर के अवसादी शैल का निर्माण कर लेती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ताप और दाब के कारण अग्नाशय और अवसादी में शैल, क्या दोस्तों, अग्नाशय और अवसादी शैल ये दोनों कायांतरित यानी कि रूप परिवर्तन में बदल जाती है, कायांतरित शैलों में बदल जाती हैं। ओके दोस्तों, और अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित शैल आपकी पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती हैं। और देखिए द्रवित मैग्मा
पुनः ठंडा होकर अग्नाशय सेल में परिवर्तित हो जाता है। ओके दोस्तों, पूरा चार्ट इसलिए लगाया जिससे कि आप लोग समझ सके। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वो प्रश्न है जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए गए और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए द्रवित मैग्मा से बने शेल कौन से होते हैं? जैसा कि मैं आप लोगों को अभी बता चुका हूँ, द्रवित मैग्मा अगर बाहर निकल कर के आता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, मैग्मा बाहर निकलता है, तो कौन से होंगे? अग्नाशय होंगे, अवसादी होंगे, कायांतरित होंगे, या निम्नलिखित में से कोई नहीं? तो दोस्तों जब मैग्मा बाहर निकल करके आ रहा है तो वो आपके क्या होंगे? द्रवित मैग्मा किस में आता है? अग्नाशय में। प्रश्न 17 में पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? सबसे भीतरी परत की बात कर रहा है। मैंने आप लोगों को बताई सबसे ऊपरी परत प्रॉपर्टी कहलाती है। उसके दूसरे नंबर की परत मेटल थी और क्रोड दो भागों में बटी हुई थी, एक बाहरी और एक आंतरिक। तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है क्या है? क्रोड में कहलाएगी। अगर क्रोड में भी अगर पूछ लेगी आंतरिक और बाहरी तो आप क्रोड में कहेंगे आंतरिक क्रोड। ओके दोस्तों, अब देखिए प्रश्न नंबर 18वां, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? शैल के, खनिज के, जीवाश्म के। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, सोना हुआ, पेट्रोलियम हुआ, कोयला, ये सारे के सारे खनिज के उदाहरण होते हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात खनिजों से संबंधित आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, शैल विभाजन, जो आपकी शैल जो होती हैं, शैल विभिन्न खनिजों की बनी हुई होती है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। और देखिए खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, ये मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। और देखिए इन खनिजों का निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है और एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, जब ये खनिज का निर्माण हो पाता है। दोबारा सुन लीजिए, प्रत्येक खनिज का अपना निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है और एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा प्रश्न नंबर 19वां, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं क्या कहलाते हैं? अवसादी सेल, कायांतरित सेल, अग्नेय सेल, या निम्नलिखित में से कोई नहीं? दोस्तों जिसमें जीवाश्म होते हैं वो आपके अवसादी सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवसादी सेल। ओके दोस्तों, कायांतरित में रूप परिवर्तित होता है और अग्नाशय सेल में तो दोस्तों लावा से पिघल करके बनते हैं, तो जीवाश्म की संभावना तो रह ही नहीं जाती है इनमें। 20वां देखते हैं, पृथ्वी की सबसे पतली परत। दोस्तों मैंने पहले ही प्रश्न में आप लोगों को बताया कि पृथ्वी की सबसे पतली परत आपकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी। ओके दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। देखिए क्रोड, क्रोड किसे कहा जाता है? देखिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को बताया सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? प्रॉपर्टी, बीच की मेटल, लास्ट की कहलाती है क्रोड, यानी कि सबसे अंतिम जो होती है पृथ्वी की सबसे अंतिम परत, यानी कि सबसे भीतरी परत। तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शनों में, तो सबसे भीतरी परत 5वें नंबर पर है, तो क्रोड क्या है? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत। अब देखिए खनिज क्या है? खनिज एक निश्चित रासायनिक मिश्रण है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि उसका अपना, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, उसका निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ओके दोस्तों, अब देखिए शैल, शैल क्या होता है? शैल दोस्तों आपके पत्थर बन जाते हैं धीरे धीरे। तो देखिए सड़क व इमारत बनाने के उपयोग में भी शैल को लिया जाता है। चिकनी मिट्टी क्या होता है? देखिए चिकनी मिट्टी कायांतरित होकर के या रूप परिवर्तित कर करके सिलेट में बदल जाती है। किसमें बदलती है? सिलेट में। अब देखिए सीएल, सीएल यानी कि सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है। किससे बनता है? सीएल, सिलिका और एल्यूमिना। अब देखिए पृथ्वी की सतह की बात की जाए, पृथ्वी की सतह की बात की जाए तो ये स्थल मंडल की बात हो गई। यहाँ पर रेत के टीले भी आएंगे, पर्वत भी आएंगे, पहाड़ भी आएंगे, मरुस्थल भी आएंगे, नदियाँ भी आएंगी, झरने भी आएंगी। तो ये पृथ्वी की सतह के संदर्भ में कह रहा है। अब देखिए शैल के परिवर्तित होने की क्रिया शैल क्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? शैल क्रम। ओके दोस्तों, क्या कहलाती है? शैल क्रम। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न थे मैंने आप लोगों को बता दिए और शैल क्रम का मैंने चित्र भी लगाया, किस तरीके से मैग्मा आपका कन्वर्ट होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि मैग्मा ठंडा होकर अग्नाशय शैल बन जाता है। अग्नाशय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं, और जब उन पर ताव और दाब के कारण अग्नाशय सेल और अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। ओके दोस्तों, और देखिए अत्यधिक ताव और दाब के कारण जो कायांतरित सेल होते हैं पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता चुका हूँ। ओके दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी आवश्यक रूप से बताएं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ छात्र काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं और अपनी स्टडी पर भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। उसके साथ हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और आप विभिन्न सोशल मीडिया नेटवर्क्स या सोशल मीडिया साइट्स पर आप लोग हमारे चैनल का प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं और हिंदी माध्यम का प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को इसकी जानकारी हो जाएगी और वो अपनी तैयारी को प्रारंभ कर सकेंगे। ओके दोस्तों,
कल फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।